नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 7वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग CDP के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का रहने वाला है। ठीक है, तो अब से पहले जितने भी मैंने 6 क्लास ली है ना, उन सारे 6 क्लास में आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो CG टेट एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। नहीं देखे होंगे ना, तो सीरियल बाय सीरियल आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों का जो स्टैंडर्ड है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए और आपका तैयारी भी अच्छे तरीके से हो पाए ना। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहला पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने का हमारा एकमात्र मकसद ये रहता है कि सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होता है कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है ना वो हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ना मैं आप लोगों का थ्योरी प्लस MCQ वाला जो क्लास है ना उसे फिर से स्टार्ट करूँगा और इसी लेवल से आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूँगा। ठीक है, और आज का ये जो क्लास है वो ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद ना इसका जो पूरा PDF है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो जाकर के सर्च कर सकते हो बाय MD धीवर करके ना, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके ना दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी ना इसका जो टेलीग्राम का लिंक है ना वो आप लोगों को डाल दूँगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना हम सबसे पहले ना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का जो मूल चूल आप लोगों का जो तैयारी होता है ना वो ये रहता है कि आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हो, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा जो आप लोगों का मैच्योरिटी लेवल होगा ना, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना, वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है ना कि आप लोग ना खुद से ट्राई कीजिए कि इन 30 प्रश्नों में ना आप लोगों का कितना सही होता है, ये आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना प्रश्न क्रमांक 121 को हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ना चैनल को अभी तक ही सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना प्रश्न क्रमांक 121 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना उसे पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो ना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है ना वो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है ना वो 1935 में हुआ था। कब? तो इसकी जो स्थापना है ना वो 1935 में हुआ था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। और ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना उसका सबसे पूर्व में नाम ना, प्राचीन जो नाम है ना वो हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना उसका जो नाम पड़ा है ना वो 1957 में पड़ा है। कब? तो 1957 में ना ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना उसका नाम पड़ा है। सबसे पहला जो इसका नाम था ना 1935 में स्थापना के वक्त ना तो ये हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। और बाद में ना 1957 में इसका नाम को परिवर्तन करके ना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा इसके सन को भी याद रखना है, कब परिवर्तित हुआ, कब इसकी स्थापना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 122 को ध्यान से पढ़िए। क्वाशियोकर नामक रोग खालिस्तान की कमी से होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, या ऑप्शन डी आयोडीन। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्वाशियोकर नामक रोग खालिस्तान की कमी से होता है। तो ये जो क्वाशियोकर जो नामक रोग है ना वो प्रोटीन की कमी से होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये क्वाशियोकर नामक जो रोग है ना वो अक्सर जिस देश में अकाल होता है ना, मतलब जिस देश में अकाल होता है, खाने पीने की कमी पड़ता है ना, उस देश के जो लोग हैं ना वो अत्यधिक प्रभावित होते हैं इसके कारण से। ठीक है, और ख़ास तौर से ना ये जो ना
क्वाशियोकर नामक जो रोग है ना वो छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसको निश्चित जो प्रोटीन है ना पर डे का ना वो नहीं मिल पाता, इस वजह से ये रोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 123 को ध्यान से पढ़िए। रिएक्टर पैमाने से खाली स्थान की तीव्रता नापी जाती है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी सुनामी या ऑप्शन डी चक्रवात। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी भूकंप करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रिएक्टर पैमाने से खाली स्थान की तीव्रता नापी जाती है। तो रिएक्टर जो पैमाना है ना उससे भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। मतलब यह है कि भूकंप से जो ऊर्जा निकलता है ना कितना तीव्रता से ना, तो उसकी तीव्रता को नापा जाता है रिएक्टर पैमाने के माध्यम से। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा ना कि 7 जो रिएक्टर है ना, मतलब भूकंप की जो तीव्रता 7 से अगर की अधिक होता है ना तो वो सबसे भयावह भूकंप होता है, यह आप लोगों को पता होगा, है ना। जो हाल ही में जापान में आया हुआ था, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में न्यूज़ में, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 124 को ध्यान से पढ़िए। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए नवंबर के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन बी अगस्त के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या ऑप्शन डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी जो सप्ताह है ना वो प्रतिवर्ष ना अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, मतलब 1 अक्टूबर से लेकर के ना 8 अक्टूबर तक की ना ये जो वन्य प्राणी सप्ताह है ना वो मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये जो वन्य प्राणी सप्ताह क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आप लोगों को बताओ ना। तो भारत सरकार ने ना 1952 को, कब? तो 1952 को ना भारत सरकार ने ना वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए ना प्रति वर्ष ना अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी जो सप्ताह है वो मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, और सबसे पहला जो वन्य प्राणी सप्ताह जो मनाया गया था ना वो 1957 को मनाया गया था। कब? तो 1957 को ना सबसे पहला वन्य प्राणी जो सप्ताह है वो मनाया गया था, लेकिन लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? 1952 से लागू किया गया था इसे। ठीक है, और 57 में सबसे पहले इसे मनाया गया। ये दोनों को ना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से ना पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 125 को ध्यान से पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ना हरे पौधे जो होते हैं ना वो बाहर निकलने वाली जो गैस है वो ऑक्सीजन हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों ने 10वीं में ना विज्ञान के विषय में आप लोगों ने क्या किया होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक ना कांच का ऐसे जो है ना वो कांच का एक बीकर लिए होंगे और उसके बाद जो हाइड्रीला का पौधा है उसे रख करके ना एक और जो कांच है उसमें ढक देते थे और पानी डाल देते थे, और उसके बाद पता करते थे सूर्य के प्रकाश में रख करके कि किस प्रकार से जो एक पौधा है ना वो प्रकाश की संश्लेषण के द्वारा किस प्रकार से जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकालता है बोल करके, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, याद भी होगा आप लोगों को। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ना हरे पौधे जो बाहर निकालता है ना जो गैस को ना वो ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 126 को ध्यान से पढ़िए। चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? ऑप्शन ए एस्कोर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन या ऑप्शन डी थायमीन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी थायमीन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो एक जो चावल होता है ना जो नेचुरल ना, अगर उसको पॉलिश किया जाता है ना तो उसमें जो थायमीन नामक जो विटामिन होता है ना वो नष्ट हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 127 को ध्यान से पढ़िए। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? मतलब आप लोगों को बताना है कि लौंग एवं केसर जो है ना वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फूल या ऑप्शन डी फल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी फूल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग और केसर जो है ना वो पौधे के फूल से ही प्राप्त होता है, फूल से ही ना वो बनता है, ठीक है। फूल का मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि पहले ना पौधे में फूल फूलेगा और उसके बाद फिर उसमें फलेगा वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट जो केसर होता है ना वो पौधे का जो फूल है वही केसर बनता है, ठीक है। अलग से उसमें फल नहीं होता है। केसर के फूल को ही निकालते हैं वो केसर बनता है, जो लाल लाल निकलता है, 2 से 3 पत्ती होता है वो, ठीक है। उसी प्रकार से जो लौंग है ना वो पौधे का जो फूल है ना उसी को लौंग बनता है, अलग से उसमें फल नहीं होता। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 128 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? ऑप्शन ए मोनाल, ऑप्शन बी बुरांश, ऑप्शन सी बाघ या ऑप्शन डी कस्तूरी मृग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बाघ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? तो उत्तराखंड का जो राज्य प्रतीक नहीं है ना वो बाघ नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा जो मोनाल जो है ना वो आप लोगों का क्या है, तो राजकीय पक्षी का नाम है। क्या? तो ये जो मोनाल जो है ना वो राजकीय पक्षी है, वो ये जो उत्तराखंड है उसका, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी बुरांश जो है ना वो राजकीय वृक्ष का नाम है। क्या? तो बुरांश जो है ना वो राजकीय वृक्ष का नाम है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा कस्तूरी जो मृग है ना वो राजकीय पशु का नाम है। क्या? तो कस्तूरी मृग जो है ना वो राजकीय पशु का नाम है उत्तराखंड का, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बाघ जो है ना वो उत्तराखंड का राज्य प्रतीक चिन्ह नहीं है, आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 129 को ध्यान से पढ़िए। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। ऑप्शन ए कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः निर्माण, ऑप्शन बी पुनः उपयोग पुनः संरचना पुनः निर्माण, ऑप्शन सी कम उपयोग पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, या ऑप्शन डी कम उपयोग पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कम उपयोग पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। तो ये जो 3 प्रकार के जो आर है ना इसका जो फुल फॉर्म होगा ना वो पहले रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल हो जाएगा। क्या? तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जो है ना वो 3 प्रकार के आर है, जिसका हिंदी रूपांतरण होगा ना तो रिड्यूस का मतलब कम उपयोग होता है, रीयूज का मतलब पुनः चक्रण होता है, और उसके अलावा ना रिसाइकल का मतलब जो होता है वो पुनः उपयोग होता है, मतलब रिसाइकल करके ना उसे दोबारा उपयोग के लिए ना उसको रिसाइकल करना। तो ये 3 प्रकार के जो आर है ना वो पर्यावरण में है, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जो है ना वो 3 प्रकार के आर है, आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 130 को ध्यान से पढ़िए। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोल या ऑप्शन डी डीजल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। अप्रदूषकीय मतलब ऊर्जा का ऐसा स्रोत आपको बताना था जो ना प्रदूषण नहीं फैलाता, ये आप लोगों को बताना था। ये जो सौर ऊर्जा है ना वो किसी भी प्रकार से प्रदूषण नहीं फैलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 131 को ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी समुद्र में ज्वार भाटा आना, ऑप्शन सी घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, या ऑप्शन डी पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पृथ्वी का उष्मायान का अर्थ है, तो पृथ्वी का जो उष्मायान है ना उसका जो अर्थ है ना वो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ना पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा ना कि ग्रीन हाउस गैस के कारण ना हमारी जो पृथ्वी का जो तापमान है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और उष्मायान का मतलब क्या होगा? उष्मायान का मतलब भी यही होता है कि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा जो पृथ्वी का तापमान है ना वो लगातार बढ़ते जा रहा है, ये भी ना उष्मायान का जो अर्थ है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 132 को ध्यान से पढ़िए। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है ऑप्शन ए स्थान ज्ञात करने में, ऑप्शन बी वस्तु की आयु ज्ञात करने में, ऑप्शन सी लिपि को पहचानने में, या ऑप्शन डी वस्तु की पहचान करने में। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, तो ये जो कार्बन डेटिंग जो विधि है ना वो किसी भी वस्तु के ना मतलब किसी प्रकार के अगर औजार हो या किसी प्रकार की अगर ना वस्तु हो ना तो उसकी आयु को जानने के लिए ना कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। और ख़ास तौर से ना आप लोगों ने ना अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा ना तो उसमें जो अनेक प्रकार के जो वस्तुएं पाए गए थे ना तो उन सारी वस्तुओं का ना उम्र जानने के लिए ना कार्बन डेटिंग का उपयोग किया था। और इसे ना कार्बन 14 कहा जाता है। क्या? तो कार्बन C14 के नाम से भी जाना जाता है ये कार्बन डेटिंग को। ठीक है, और ये जो कार्बन डेटिंग के जो आविष्कारक है ना वो अमेरिका के जो एक वैज्ञानिक है ना विलार्ड लिब्बी। कौन? तो विलार्ड लिब्बी ने ना 1940 के दशक में खोजा था। कब? तो विलार्ड लिब्बी ने ना 1940 के दशक में ना ये जो कार्बन डेटिंग विधि है ना इसका खोज किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 133 को ध्यान से पढ़िए। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारत तथा मूर्तियों का संरक्षित क्षरण होना कहलाता है। ऑप्शन ए ड्राई डिपोजिशन, ऑप्शन बी स्टोन लेप्रोसी, ऑप्शन सी एरोसॉल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी स्टोन लेप्रोसी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियों का संरक्षित क्षरण होना कहलाता है। तो एक जो ना इमारत जो है ना या मूर्तियां है ना जो उसका ना क्षरण होता है अम्लीय वर्षा के कारण ना, तो उसका जो मेन कारण जो होता है ना वो स्टोन लेप्रोसी के कारण होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना कि ना अम्लीय वर्षा के कारण ना जो भारत की जो प्रसिद्ध ना ऐतिहासिक जो इमारत है ना ताजमहल ना तो उसका भी ना जो कलर है ना वो धीरे धीरे करके पीला पड़ते जा रहा है। किसके कारण? तो वो अम्लीय वर्षा के कारण अपनी जो चमक है ना जो ताजमहल है ना वो खो रहा है, ये कहा जाता है। ठीक है, वो किसके कारण है? तो अम्लीय वर्षा, और इसे क्या कहते हैं? तो स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 134 को ध्यान से पढ़िए। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए स्वास्थ्य सुरक्षा, ऑप्शन बी गंगा की स्वच्छता, ऑप्शन सी नदियों को जोड़ना, या ऑप्शन डी मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी गंगा की स्वच्छता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, तो स्पर्श गंगा जो अभियान है ना उसका जो मुख्य उद्देश्य था ना वो गंगा की स्वच्छता के लिए ना स्पर्श गंगा अभियान चलाया गया। ठीक है, और ये जो स्पर्श गंगा जो अभियान है ना वो उत्तराखंड के राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 2009 में शुरू किया गया था। कब? तो 2009 में ना उत्तराखंड सरकार द्वारा ना स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो स्पर्श गंगा जो था ना जो अभियान था ना उसका जो उद्देश्य था ना वो स्कूली छात्रों के साथ साथ ना देश की जनता की स्वच्छता को ना संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए ना ये जो स्पर्श गंगा अभियान है वो चलाया गया था। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 135 को ध्यान से पढ़िए। मीना माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। ऑप्शन ए समुद्र के बिखरे तेल का, ऑप्शन बी वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, ऑप्शन सी औद्योगिक पारा अवशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या ऑप्शन डी मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक पारा अवशिष्ट को पानी में छोड़ने का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मीना माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। तो ये जो मीना माटा जो रोग है ना वो औद्योगिक जो पारा है ना मतलब जो औद्योगिक अपशिष्ट वगैरह है ना वो सारा चीज़ को पानी में छोड़ने से ना ये जो मीना माटा जो रोग है ना वो होता है। ठीक है, और ये ना प्रदूषण जनित रोग है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये जो मीना माटा जो रोग है ना इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताओ ना। तो सबसे पहला इसका जो खोज है ना वो 1950 में जापान में हुआ था। कब? तो 1950 में ना जापान में सबसे पहला ये जो रोग है ना उसका खोज किया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, और ये प्रदूषण से होता है ये जो रोग है वो, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 136 को ध्यान से पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव का सुरक्षा हेतु संस्था है। ऑप्शन ए IUCN, ऑप्शन बी UNICFE, ऑप्शन सी IUPAC, या ऑप्शन डी WHO। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 136 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए IUCN करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वन्य जीवों की सुरक्षा है ना तो उसके लिए जो संस्था है वो IUCN जो संस्था है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो IUCN संस्था क्या है इसके बारे में बताओ ना। तो IUCN को जो संस्था है उसका फुल नेम जो है ना वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर है। क्या? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर है। इसका अगर कि हिंदी में नाम बताओ ना तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसका पूरा नाम है। ठीक है, और ये जो IUCN है ना इसकी जो स्थापना है ना वो 1948 में होता। कब? तो 1948 में IUCN संस्था का स्थापना हुआ था, और इसका जो उद्देश्य है ना वो प्रकृति और प्राकृतिक जो संसाधन है ना उसका संरक्षण करना और सतत उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 136 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 137 को ध्यान से पढ़िए। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना महाराष्ट्र वो करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में ना पानी पंचायत जो था ना उसका प्रारंभ किए गए थे, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो ना पानी पंचायत क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये जो पानी पंचायत है ना वो एक ना जल आंदोलन है जिसकी जो शुरुआत है ना वो विलास राव सालुके ने किया था। कौन किया था? तो
महाराष्ट्र में ना विलासराव सालुके जो है ना वो पानी पंचायत का शुरुआत किया था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो पानी पंचायत है उसका उद्देश्य के बारे में बताऊँ ना, तो इसका जो उद्देश्य था ना वो सूखे प्रभावित जो किसान थे ना उसको प्रेरित करना, मतलब जल के संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ना ये जो पानी पंचायत है उसको ना उसका ना शुरुआत किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है, इतनी सी बात, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 138 को ध्यान से पढ़िए। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। ऑप्शन ए अवरक्त किरण, ऑप्शन बी एक्स किरण, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरण है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरणें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है, तो ये जो पराबैंगनी किरण जो है ना उसको धरती पर आने पर जो रोकता है ना वो ओजोन परत रोकता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो ओजोन परत जो है ना वो संताप मंडल में पाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर ये पराबैंगनी किरण जो धरती पर पहुँच जाएगा ना और इंसानों के त्वचा पर भी अगर पड़ेगा ना तो उसको चर्म रोग या कैंसर जैसे गंभीर बीमारी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ना प्रकृति के द्वारा ना हमें ये वरदान मिला है कि पराबैंगनी किरण को ना ओजोन परत ना पूरा जो धरती तक ना आने से रोक देता है, ठीक है, मतलब हम लोगों में पड़ने ही नहीं देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 139 को ध्यान से पढ़िए। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए सरला बहन, ऑप्शन बी वंदना शिवा, ऑप्शन सी जिम कार्बेट या ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सरला बहन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के जो लेखक है ना वो सरला बहन है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो सरला बहन है ना वो ना प्रकृति में ना प्रकृति के संरक्षण करने के लिए और विनाश से बचाने के लिए ना ये जो पुस्तक है ना संरक्षण एवं विनाश जो है ना वो सरला बहन ने लिखा था, ये आप लोगों को याद रखना है। यह जो पुस्तक है ना वो पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण कीर्ति है, ठीक है, जिसके नाम से ना ये जाना जाता है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 140 को ध्यान से पढ़िए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल के आधार पर ना भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, ये आप लोगों को याद रखना है। एरिया के मामले में ना सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, ठीक है। और अगर प्रश्न पूछा जाता ना जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाता ना तो जनसंख्या के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है ना उत्तर प्रदेश वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर ना राजस्थान जो राज्य है ना वो सबसे बड़ा राज्य है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो राजस्थान का जो ना कितना बड़ा क्षेत्र है ये बताऊँ ना तो 3,82,000 कितना, तो 3,82,239 ना वर्ग किलोमीटर है। कितना? 3,82,239 जो है ना वो इतना वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 141 को ध्यान से पढ़िए। 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन बी विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या ऑप्शन डी विश्व जल दिवस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 141 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी विश्व जनसंख्या दिवस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को जो मनाया जाता है ना वो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को बताओ ना ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये विश्व स्वास्थ्य दिवस के
के बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 8 मार्च को ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ये बताओ ना। तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इन तीनों चारों जो फैक्टर है ना उसे आप लोगों को याद रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 142 को ध्यान से पढ़िए। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए कोपेनहेगन, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी वॉशिंगटन या ऑप्शन डी स्टॉकहोम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में मनाया गया? तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है ना वो रियो डी जेनेरियो में मनाया गया, और ये जो रियो डी जेनेरियो है ना वो ब्राज़ील में है। कहाँ? तो ब्राज़ील के ना जो राजधानी है रियो डी जेनेरियो ना, वहाँ ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है 1992 को मनाया गया। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और कुल इसमें जो देश शामिल थे ना वो 182 देश शामिल थे। कितना? तो 182 देश जो है ना वो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में शामिल थे, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन है ना वो पृथ्वी के संरक्षण के लिए ना इसका उद्देश्य था, मतलब पृथ्वी को ना संरक्षण प्रदान करने के लिए ना ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 143 को ध्यान से पढ़िए। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? ऑप्शन ए पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, ऑप्शन बी धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्र बढ़ाया जाना, ऑप्शन सी पताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना या ऑप्शन डी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 143 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? भूमिगत जल बोला जी, मतलब जो हम लोग पीते पानी है ना वो भूमिगत जल से ही ना प्राप्त होता है, और भूमिगत जल धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, आप लोगों को पता होगा ना। तो उसको सही अपने जो पुनः जो ना जो उसका लेवल था ना उस पर लाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो पताल तोड़ कुआं का निर्माण करना, मतलब जो नेचुरल जो कुआं होता है ना उसका निर्माण करना, ताकि जो वर्षा का जल है ना वो सीधा सीधा कि कहाँ किस में आए? तो कुआं में आ जाए, और कुआं के बाद ना ये जो ज़मीन है ना उस पर चला जाए। इसीलिए ये जो पताल तोड़ कुआं है ना उसका अधिकाधिक निर्माण किया जाना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा ना आज के इस युग में सबसे ज़्यादा ना कॉन्क्रीटीकरण हो रहा है, मतलब कॉन्क्रीट से पूरा लेयर को ढक दिया जा रहा है, मतलब जो ज़मीन है उसको ढक दिया जा रहा है, जिसके कारण वर्षा का जो जल है ना वो ज़मीन के अंदर नहीं पहुंच पाता। इसलिए पताल तोड़ कुआं का ना निर्माण किया जाना सबसे ज़्यादा आवश्यक हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 144 को ध्यान से पढ़िए। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऑप्शन ए उत्पादक से अपघटक को, ऑप्शन बी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को या ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 144 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो एक जो मेढक है ना वो टिड्डे को खा देता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा? सबसे पहला आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ ना, जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना वो उत्पादक के रूप में आते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश से सीधा अपना भोजन जो बनाता है ना पेड़ पौधा घास फूस ना, तो वो उत्पादक कहलाता है। और
तो ये जो टिड्डा जो है ना वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत इसलिए आएगा क्योंकि ये जो है ना वो पेड़ पौधे की पत्तियों को खाकर अपना जो ना भोजन है ना वो पूर्ण करता है, मतलब जो ऊर्जा है वो प्राप्त करता है ना। तो ये जो है वो शाकाहारी है ना, जिसके वजह से ना ये क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। और ये जो मेढक है ना इसे खा देता है, तो मेढक जो है वो द्वितीयक जो उपभोक्ता है ना उसके अंतर्गत आ जाएगा। कैसे? तो पेड़ पौधे को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। तो ये उत्पादक हो जाएगा, टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा और मेढक जो है वो द्वितीयक क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 144 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 145 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब एक ये जो रोग दिया है और घरेलू जो उपचार दिया है ना उसे आप लोगों को सुमेलित करना है, मतलब मिलाना है। सबसे पहला एक को देखो, कांटे एवं घाव, दूसरा सामान्य ज्वार, तीसरा आंख का सूजन, चौथा दांत का दर्द। पहला तेज धनिया के बीज से, दूसरा हल्दी के चूर्ण से, तीसरा मेथी के बीज की चाय या चौथा हींग का चूर्ण। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 145 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों को मिलाना था रोग और घरेलू उपचार को। तो सबसे फर्स्ट ए को देखो, कटे एवं घाव। तो छोटा मोटा जो हम लोगों में कट जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, घरेलू उपचार में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हल्दी के चूर्ण को लगा देते हैं ना। जी हाँ, जो अचानक हम लोगों में थोड़ा बहुत कट जाता है या लग देता है तो वो हल्दी का चूर्ण जो है वो पहला में आ जाएगा। दूसरा सामान्य ज्वार के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, मेथी के बीज का चाय बना करके पीते हैं। ठीक है, उसके अलावा तीसरा आँख का जो सूजन है ना, तो आँख के सूजन के लिए क्या करते हैं, धनिया के जो बीज है ना उसका उपयोग करते हैं। चौथा जो दांत का दर्द है ना उसके लिए हींग के चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 145 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 146 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी वन या ऑप्शन डी कृषि भूमि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 146 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी समुद्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है ना वो समुद्र हो जाएगा जी। कैसे? तो समुद्र में लाखों प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारा चीज़ पाया जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से ना पारिस्थितिक तंत्र जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो है ना वो समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 146 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए प्रश्न क्रमांक 147 को पढ़िए। पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन ए पर्यावरण मित्र, ऑप्शन बी पर्यावरण श्री, ऑप्शन सी तरु मित्र या ऑप्शन डी वृक्ष मित्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 147 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी वृक्ष मित्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो पर्यावरण मंत्रालय और वन्य जो मंत्रालय है ना और भारत सरकार है ना, जो वृक्ष मित्र जो है ना उसका पुरस्कार दिया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ना वो जिन्होंने ना वानिकीकरण एवं बंजर भूमि के विकास के क्षेत्र में ना जो अग्रणी कार्य किया जाता है ना तो उस जो व्यक्ति ना उनको दिया जाता है वृक्ष मित्र का जो पुरस्कार है वो। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ना वो भारत सरकार के ना वन्य जो मंत्रालय है ना और पर्यावरण मंत्रालय है ना उसके द्वारा दिया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 147 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी वृक्ष मित्र जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए प्रश्न क्रमांक 148 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जैटोआ बायोडीजल, ऑप्शन बी रिगॉल इमारती लकड़ी, ऑप्शन सी बाज चारा या ऑप्शन डी चीड़ लिसा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 148 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रिंगौल इमारती लकड़ी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये जो ऑप्शन नंबर बी रिंगौल जो है ना वो इमारती लकड़ी नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये जो रिंगौल क्या है ये आप लोगों को बताऊँ ना, तो रिंगौल जो है ना वो बाँस की एक प्रजाति है, मतलब जो बाँस का जो झाड़ी होता है ना उसकी एक प्रजाति है, और ये जो बाँस है ना वो इमारती लकड़ी नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है,
हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, जिसको मियार है ना, जो मेन सेंटर में जो लगता है, अगर छांदी वगैरह आप लोगों का होगा, जो छत होगा उसमें लगा होगा तो, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इमारती लकड़ी कहेंगे, ठीक है। और रिंगौल जो है ना, वो एक ना बांस की प्रजाति है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो ना इसमें सुमेलित नहीं है, ये जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 148 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 149 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधे को जंतुओं से अलग करता है? ऑप्शन ए श्वसन तथा प्रजनन, ऑप्शन बी माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोफिल तथा राजधानी, या ऑप्शन डी केंद्रिका तथा कोशिका कला। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 149 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल तथा राजधानी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधे को जंतुओं से अलग करता है? तो पौधे को जो जंतुओं से अलग करता है ना, वो ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल तथा राजधानी जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा ना कि क्लोरोफिल जो है ना, वो एक पौधे, पेड़ पौधे में पाया जाता है, और उसके अलावा ना ये जो राजधानी है ना, वो जंतुओं में पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना। और राजधानी क्या है ये आप लोगों को बताओ ना। तो ये जो राजधानी है ना, वो एक प्रकार की झिल्ली से घिरी हुई कोशिकांग है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 149 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं, और आज के ना अंतिम प्रश्न को ना ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 150 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। भोपाल गैस त्रासदी खालिस्तान गैस के कारण हुई। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी मिथाइल साइनेट, या ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनेट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भोपाल गैस त्रासदी खालिस्तान गैस के कारण हुआ था। तो जो भोपाल गैस त्रासदी है ना, वो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ना, उसके रिसाव के कारण हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और भोपाल गैस जो त्रासदी है ना, वो 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कब? किसी बुक में 2 दिसंबर लिखा है, और किसी बुक में ना 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। भोपाल जो गैस है ना, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो जहरीला गैस है ना, उसके रिसाव के कारण ना कई हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।